दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि आम इन्वेस्टर जो होता है ना, वो बहुत सारे उसमें मेजॉरिटी ऐसी होती है जो कि हाई राइज मार्केट में आते हैं और वो फिर उसके बाद में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोच करके आते हैं कि हमें ऐसा ही रिटर्न मिलता रहेगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आज आपको एक बात मार्केट की मैं बता दूं कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स अभी क्या कर रहे हैं, स्मॉल कैप से अपने फंड को विड्रा कर रहे हैं और उससे किनारा कर रहे हैं। खास करके रेलवेज के जितने गवर्नमेंट के हैं, डिफेंस के हैं, एनर्जी के हैं, उन सारे से भारी भरकम बिकवाली हो रही है और उसके बाद में निकल रहे हैं। उसके दो रीजन हैं। एक तो सेबी और एमफी का जो रेगुलेशन आया है वो, दूसरा रीजन है कि ये हाई वैल्यूड हो गए हैं, तीसरा रीजन रहा है कि इन्होंने काफी सारा प्रॉफिट दे दिया है, तो फंड मैनेजर सोच रहे हैं कि हम इस प्रॉफिट को निकाल लें। लेकिन आम इन्वेस्टर्स को क्या करना है, अगर आप आ गए हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोज में उन चीजों को बताया हुआ है, बट अभी मैं कुछ चीजों पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। आप उसको ध्यान से सुने, समझें, जिससे कि आपका भ्रम निकले। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो मैं आगे बढ़ने से पहले ये चीज बोलना चाहूंगा कि मेरी सलाह यही है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जिनके 4 से 5 फंड अगर आपके स्मॉल कैप में हैं, तो उसको 2 फंड से ज्यादा आप ना रखें। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि स्मॉल कैप का फंड आपके पास ना हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं कि डाटा, फैक्ट, रिसर्च, बेसिक, फंडामेंटल, इन सारी चीजों पर हमारी जानकारी होती है, ना कि लोक लुभावन चीजों पर नहीं होती है। तो आइए हम आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, कीमत, फंडामेंटल्स, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? अच्छा वक्त कवर करेंगे, बुरा वक्त कवर करेंगे, बड़ा रीजन कवर करेंगे, बड़ी गिरावट कवर करेंगे, 2008 के सिनेरियो को कवर करेंगे, 2020 के सिनेरियो को कवर करेंगे, 2011 से 13 के सिनेरियो को कवर करेंगे, और उसके बाद में हमें देखेंगे स्मॉल कैप के इंडाइसेस में अगर गिरावट मेजर टाइम्स पे आई है, मेजर करेक्शन आए हैं, तो उस समय आपके म्यूचुअल फंड की एनएबी में कितना करेक्शन आया है। तो काफी सारी इसमें ऐसी जानकारियां हैं जो कि आपके चक्षु को खोलेंगी और आपकी जानकारी को बढ़ाएंगी। सीधी सी बात है कि जानकारी के अभाव में ही आदमी क्या करता है, गलत फैसले ले लेता है। कभी कभी उसको परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। परेशानी मीन्स मैं ये बोलूंगा कि मेरा एक ही मोटिव है कि ताकि आपका दिमागी सुकून बना रहे, दिल का चैन बरकरार रहे, और आप जिस उम्मीद से, जिस आशा से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ताकि मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ज्यादा हो और मेरी लाइफ का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, यही है मेरे ख्याल से फंडा है, और हम महंगाई से लड़ सकें। क्योंकि आज के टाइम पर क्या है, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि जहां पर फिक्स्ड रिटर्न का माना जाता है, वहां पर महंगाई के आसपास ही आपको रिटर्न मिल पाता है, और उसके बाद में आपका टैक्स कटने के बाद में उससे भी डाउन हो जाता है। सो भाई आप यहां पर रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन मैं ये बात अगेन जोर दे करके चाहूंगा, इतना भी रिस्क लेना उचित नहीं होता है कि आप बिना जानकारी के चले जाएं। मैंने एक एग्जांपल आपको अवश्य दिया था, वो मैं आगे बढ़ने से पहले जरूर कोट करूंगा कि मेरे को 4 रास्ते हैं, जो कि 4 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। 4 रास्ते हैं। एक रास्ता मुझे साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, दूसरे रास्ते में मुझे दिखाई दे रहा है बट वहां पर सामने अंधेरा है, तीसरे रास्ते में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और चौथे रास्ते में पहाड़ी और जंगल झाड़ी है। तो मुझे अगर बोला जाए किस रास्ते पर जाओगे, तो मैं सीधी सी बात है उस रास्ते पर जाऊंगा जहां पे मुझे साफ सुथरा दिख रहा है, रोड है, गलियां हैं, राइट है, लोग हैं, वहां पे जाना मैं पसंद करूंगा। हाँ, दूसरे में अगर थोड़ा बहुत अंधेरा है, आगे प्रकाश दिख रहा है, तो कुछ थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल हैं, वहां पे थोड़ा बहुत रिस्क ले लूंगा, लेकिन तीसरे और चौथे रास्ते पर कदापि भी नहीं जाऊंगा। तो जहां पर आपकी जानकारी नहीं है, वहां पर आप या तो सोच समझ करके जाएं, नहीं तो मत जाए। आगे बढ़ते हैं हम आपको कीमत। देखिए, किसी भी चीज की कीमत जो होती है वो मायने करती है कि यस, उसकी कीमत उसकी वैल्यू के मुताबिक है। जितना उसकी वैल्यू है उतनी उसकी कीमत आप पे कर रहे हो, तो आपको भी अच्छा लगता है कि मुझे जो सामान मिला है वो एक्यूरेट प्राइस पे मिला है।
ठीक है ना। तो आदमी आप देखिएगा कि जहां पर कहीं कहीं पर बार्गेनिंग करता है, जहां पर बार्गेनिंग करना होता है वहां पर उसका सर दर्द करने लगता है। जहां पे फिक्स्ड प्राइस है, मिनिमल से मिनिमल इतना उसका रेट है, वहां पे आदमी सुकून महसूस करता है, ये आप भी जानते होंगे। उसके बाद में फंडामेंटल्स। देखिए दोस्तों, मार्केट में, फैक्ट्री में क्या होता है, फंडामेंटल्स बहुत ही जरूरी होते हैं। फंडामेंटल्स मींस आप क्या, आपको मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगा कि आखिर में वो किस थीम पर काम कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है, उनका ब्लूप्रिंट क्या है, उनके ऊपर डेप्थ कितना है, उनके ऊपर ये सारी चीजें कितनी हैं। वो वैसे ही आप अपने फंड के बारे में भी तो जानकारी इकट्ठी करते हैं ना, कि इसने कितना पास्ट रिटर्न कितना है, ये डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना है, इसके टॉप 10 होल्डिंग्स कौन कौन सी हैं। जैसा कि मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, अभी आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर, लिंक अभी आने वाली है, इसमें सेबी वो कर रही है, तो उस लिंक को क्लिक करते ही आपको बार बार एएमसी में जाने की, फंड को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल टॉप 10 शेयर होल्डिंग्स में बदलाव होता है तो आपको वो सूचित किया जाएगा। अभी ये भी सेबी प्रावधान ला रही है। चलिए, वो अभी जब थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो उसको आपको बताऊंगा। फंडामेंटल्स आपको समझ में आ गया। उसके बाद में शेयर, जाहिर सी बात है कि शेयर्स आपका सप्लाई और डिमांड के ऊपर ही होती है। शेयर की कोई अपनी वैल्यू नहीं होती है, उसको निकाल करके होता है। जिस शेयर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई एडुकेट है, उसका दाम अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो आपके स्मॉल कैप्स के शेयर्स के प्राइस बढ़े हैं वो क्या है, उतने वैल्यू के नहीं हैं, वो फंडामेंटल पर खरे नहीं उतरे हैं, जिसकी वजह से ये सारा कोहराम मचा है। ठीक है ना। उसके बाद में म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता ही है, अगर आपने लिया है, मैं फिर बोलना चाहूंगा, 2 फंड स्मॉल कैप के आपके लिए इनफ है। ठीक है ना, किसी भी एज के हैं, किसी भी क्राइटेरिया के हैं, 2 फंड आपके इनफ है। अगर आप 4 से 5 फंड, 6 फंड उसको ले रहे हैं तो एक तो उसमें होल्डिंग बहुत ज्यादा हो जा रही है, ओवरलैपिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, और उसके बाद में सीधी सी बात है कि आप माने चाहे ना माने, आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें कि आप इक्विटी जैसी मार्केट में आए हैं तो आपने कितना बड़ा जोखिम लिया है। हाँ, अगर आप एसआईपी के सहारे चल रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आप अगर लमसम कर रहे हैं, उस समय जो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय आपको कितना प्रेशर झेलना पड़ेगा, मेरे ख्याल से झेलना मुश्किल हो जाएगा। वो आपको मैं अभी बताने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप अपने जो आपके अगर 4-5 फंड किसके हैं स्मॉल कैप में ही हैं तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने पोर्टफोलियो को। ये अच्छा हुआ है कि थोड़ा सा झटका लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वो 30%, 35%, 40%, 50% रिटर्न देख करके उसके बाद में उन्होंने अपने आप का अपना सरदर्द मोल ले लिया है। और जबकि मैं बार बार आपको इस चीजों को आगाह भी करता था। चलिए ठीक है, अब उस पर वो करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको इशारा दे दिया, आप समझिए। अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ 2008 का। जैसा कि आप जानते हैं 2008 में लेमन ब्रदर का कोलैप्स आया था, जो कि बहुत बड़ा टॉप का अमेरिका का बैंक था, और उसके बाद में उसमें कई सारी चीजें हुई थी जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में भूचाल आ गया था। हमारी भी मार्केट काफी हद तक टूटी थी। उस समय आपके, मैं स्मॉल कैप इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ, कुछ डाटा जैसे हैं जिनके ऊपर आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन आपको बिलीव करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप अगर रिसर्च करेंगे, आप ढूंढेंगे तो ये डाटा आपको, आप खुद भी देख सकते हो। उस समय आपका स्मॉल कैप का जो इंडाइसेस है वो 75% तक टूटा था। कैन यू बिलीव इट? 75% तक टूटा था। और जो लोग चौंक रहे हैं उनकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये मंथ टू मंथ बेसिस था। मैं 1 जनवरी 2008 से लेकर के मार्च 2008 की बात कर रहा हूं। अगर आप इसको ओवरऑल लेंगे तो 80% तक गया था, 78 से 80% तक। लेकिन ये मैं 75% आपको इसलिए बोल रहा हूं, एक्यूरेट डाटा ये 75% का है। ठीक है ना। वहीं जो कि आपका 11 से लेकर के 13 तक इकोनॉमिक स्लो डाउन था, वो फेस था, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं उसको। ठीक है ना। मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री हमारा आज का भी हमारा प्रधानमंत्री यशस्वी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय वो थे, काफी सारा उन्होंने मेजरमेंट लिया था, और हमारे पीएम साहब ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करी है नोटबंदी के टाइम पर। मैं आपको ये बात बता दूं, बेशक लंबा होने दो वीडियो, कोई बात नहीं, बोर होते हो आप तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। उस समय प्रधानमंत्री साहब ने, जो हमारे पीएम साहब ने एड्रेस किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने, जब नोटबंदी के बाद में उन्होंने ये बात, मैंने फैक्ट अपने कान से वो स्पीच आप देखेंगे अगर निकाल करके, उस समय
तो उन्होंने जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा को एड्रेस किया था ऑन दी मुद्दा ऑफ आपका नोटबंदी, तो उन्होंने बात बोली थी कि डॉक्टर तभी सर्जरी करता है जब उसकी आपकी बीपी, शुगर, हार्ट बीट, कोलेस्ट्रॉल हर चीज आपकी ओके होगी, तब जा करके आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है और आपको ऑपरेशन किया जाता है। आज की जो हमारी इकोनॉमी थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि हमारे परम ज्ञानी प्रधानमंत्री उस समय बैठे हुए थे। सो भाई हमने ये मेजर स्टेप लिया है किसका, देश हित में, जनता के हित में, नोटबंदी का। तो आप सोचिए कि अगर अपोजिशन का पीएम, यही तो हमारे भारत की खासियत है, यही तो हमारे भारत की खासियत है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान हमारे प्रधानमंत्री ने श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे लीडर की तारीफ करी है दोनों सदनों के सामने। हमारे खुद के प्रेजेंट प्रधानमंत्री ने आर्थिक मुद्दे पर हमारे कांग्रेसी पीएम की अपोजिशन का होते हुए भी उनकी तारीफ करी है। ये है भारत की महानता, ये है भारत के हमारे लीडरों का विजन, ये है हमारे भारत का उनका, जो कि ये दर्शाता है कि हमारे देश में कैसे कैसे महान लोग बैठे हुए हैं। तो वहां पर मैं बोलना चाहूंगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं इस पर था 2011 से लेकर के 13 तक इकोनॉमिक स्लो डाउन था, जिसकी वजह से 11 से 13 में, नवंबर 10 से लेकर के और अगस्त 13 तक आपका 55% से टूटा था। ये मैं मेजर क्रैश की बात कर रहा हूं, इंडाइसेस की, स्मॉल कैप इंडाइसेस की। वहीं 2018 से लेकर के और 2020 मार्च तक चूंकि कोई भी खास रीजन नहीं था, लेकिन उस समय प्रॉफिट देने के बाद में आपकी मार्केट मार्च 28 मार्च के आसपास सबसे बड़ा कोविड वाला जो क्रैश हुआ था, उस समय 56% आपके स्मॉल कैप के इंडाइसेस टूटे थे उस समय, 56%, ठीक है ना, स्मॉल कैप इंडाइसेस। वहीं जनवरी 2022 में आपको पता, जनवरी 2022 से मार्च 23 तक आपकी मार्केट कहां गई थी, फ्लैट मोड में गई थी। 2021 के ह्यूज रिटर्न देने के बाद में 27% आपका स्मॉल कैप का इंडाइसेस टूटा था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और जिसमें, ठीक है ना, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड का इंडाइसेस कैसे टूटा था आपको आगे भी बताऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं, आप लोग घबराना नहीं है, आपको सही बात बिल्कुल एकदम से सही निचोड़ भी बताऊंगा इसका मैं, आपने करना क्या है वो भी बताऊंगा आपको मैं। बस खाली पेशेंस बनाए रखें, आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो कम से कम 2 बार 3 बार सुनने की कोशिश करें। ये जानकारियां आपको, अगर इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप कर रहे हैं तो ये जानकारियां आपकी बड़ी अहम है, ये आपकी जानकारी को बढ़ाएंगी। आपकी जानकारी अगर जब बढ़ेगी तभी आप उस रास्ते का चयन करेंगे जो रास्ता साफ सुथरा है, जहां से आप अपने दिमागी सुकून के साथ, अपने संतुलन के साथ, अपने जो बोलते हैं ना एक टाइप का जिसको बोलते हैं कि हैप्पी माहौल में, खुशनुमा माहौल में, तब आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को हंसते हंसते, जैसे बोलते हैं ना हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तो उस टाइप से आप अपने इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी उस समय हमारे म्यूचुअल फंड के इंडाइसेस में कितना फर्क आया था जब ये चीजें हुई थी। तो देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, आदित्य बिरला सन लाइफ का, जिसका हमें 2007 से डाटा मिला है, स्मॉल कैप का फंड है। उसका 2008 में 68%, जहां पे ये देखिए आप इंडाइसेस में 75 से 80% टूटा था, वहां पे आपका 2008 में 68% आदित्य बिरला सन लाइफ का जो है स्मॉल कैप फंड का 68% आपका क्या टूटा था, एनएवी में फॉल हुआ था। 2008 की बात कर रहा हूं। 2010 से 13 में जहां पे आपका 10 से लेकर के 13 में इंडाइसेस में गिरावट कितनी हुई थी, 55% हुई थी, वहां पर आपके म्यूचुअल फंड के एनएवी में एबीएसएल के आपका 23 से 24% की केवल गिरावट हुई है। तो आप ये देखिए कि 50% से भी इसको कम कर दिया है आपके फंड मैनेजर के सूझबूझ ने, उनकी समझ ने। यहां पर देखिए आप एग्जांपल देखिए 2018 से 20 के टाइम पर, जहां पे आप देखिए कि स्मॉल कैप के इंडाइसेस में 56% की गिरावट हुई है, वहीं पर आपके आदित्य बिरला सन लाइफ के एनएबी में आपका 46% की गिरावट हुई है। वहीं जनवरी 22 से लेकर के मार्च 23 तक में जब हमारी टाइम करेक्शन में हमारी मार्केट थी, उस समय 27% का केवल फॉल हुआ है, किसमें, आपकी
म्यूचुअल फंड की एनएवी में, ठीक है ना। तो ये है नहीं सॉरी, इस समय 27% हुआ था, उसमें 12 से 13% का फॉल हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको करेक्ट कर दूं। अब देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें आपको बताने का मोटिव क्या है। देखिए 2008 में जब आपका हैवी क्रैश हुआ है 75% का, तो बहुत बड़ा रीजन था। अमेरिका के बहुत बड़े बैंक्स टूटे थे, हाउसिंग के, उनके फाइनेंस के और बैंकिंग के, काफ़ी सारा उनके ऊपर हुआ था। लेमन ब्रदर के कोलैप्स के नाम से बहुत बड़ी गिरावट वो जानी जाती है। वो 2008 की बहुत बड़ा रीजन था, तब जाकर के इतना मार्केट टूटी है। अगला रीजन था आपका जो कि कोविड जैसी महामारी थी, जिसमें किसी को भी नहीं पता था क्या होने वाला है, सब लोग घरों में दुबक गए थे, तब इतनी बड़ी गिरावट आई थी। तो जितना हो हल्ला मचाया जा रहा है वो मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी बड़ी गिरावट के लिए बहुत बड़ा रीजन चाहिए। आपको मैंने बताया था ना, बड़ा रीजन बड़ी गिरावट। आपने सोचा होगा मैं क्यों ये वक्त बोल रहा हूं, अच्छा वक्त बुरा वक्त। अब इन चीजों पर डिस्कस करने का हमारा समय आ गया है। तो आप ये जान लीजिए कि बड़ा रीजन बड़ी गिरावट के लिए बहुत जरूरी है। अगर बड़ा रीजन नहीं होगा तो बड़ी गिरावट नहीं आएगी। हाँ, करेक्शन जरूर आएगा। करेक्शन और गिरावट में बहुत बड़ा फर्क है मेरे दोस्तों, इसको आप समझने की कोशिश करें। करेक्शन और गिरावट में बहुत बड़ा फर्क है। कौन क्या बोल रहा है मैं वो नहीं जानता हूं, लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि बड़ी गिरावट के लिए बड़ा रीजन होना जरूरी है। ये बात आप नोट कर लें। हाँ, अच्छा वक्त बुरा वक्त जरूर आता है, तो इतने सारे रिटर्न देने के बाद में बुरा वक्त आना किसी भी चीज का लाजमी है, और बुरे वक्त के बाद में अच्छा वक्त जरूर आता है, ये भी बात आप जानते हैं। और ये यूनिवर्सल नेचुरल फिनोमेना है, जैसे अंधेरी रात चांदनी रात, ठीक है ना, जैसे दिन और रात, जैसे अंधेरा और उजाला, कई सारी चीजें ऐसे हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये सारी चीजें आती ही रहेंगी। अगर आप मेरे को एक बात बताएं, सपोज करो आपने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया है। क्यों कमा लिया है? क्योंकि आपको 30 से 35% तो एक साल में ही, 2 साल में रिटर्न मिल गया है। 50-50, 60-60% लोगों ने रिटर्न ले लिया है। तो क्या जो नए इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आई होप यही तो मार्केट है। आपको डराएगी, आपको धमकाएगी, आपको भय दिखाएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। हाँ, आपको अपने प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर लेने हैं, वो मैं आपको बार बार आगाह करूंगा, उसको आप देखिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपको मोटिवेट करेगी, आपको बूस्ट करेगी और आपको एक हौसला देगी, आपकी समझ को, आपकी सोच को, आपकी जानकारी को बढ़ाएगी। अगर अच्छी लगती है तो इसका रिवार्ड जरूर करना, क्योंकि आपको पता है रिवार्ड से मोटिवेशन मिलता है, मोरल अप होता है, काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो अगर मुझे पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो मैं पॉजिटिविटी के साथ ऐसी ऐसी जानकारियां आपको ला करके जरूर लाभान्वित करूंगा। दूसरा, कल है संडे, कल मैं कुछ क्यूरीज भी कवर करूंगा, अच्छी क्यूरीज हैं। तो मिलते हैं कल फिर प्रातः में 5 बजे 6 बजे से पहले उठ करके मैं 5 से 6 के बीच में नेक्स्ट आपको क्यूरी के साथ वीडियोस अपना कवर करके आपको परोसूंगा। उम्मीद करता हूँ 10 साढ़े 10 तक आपको मिल जाएगा, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लाभान्वित जरूर होंगे। लाभान्वित होते हैं तो रिवार्ड जरूर करना। थैंक यू।